हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे 4th सेमेस्टर BA का 7 श्रेष्ठ एकांकी का माँ देखने जा रहे हैं। कवि परिचय विष्णु प्रभाकर 21 जून 1912, 11 अप्रैल 2009 हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, नाटककार और लेखक थे। वे गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे और उन्होंने आवारा मसीहा, शरत चंद्र की जीवनी जैसे कालजयी साहित्य की रचना की। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर में हुआ था और वे अपनी सामाजिक संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं। प्रमुख विधाएं: उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी और यात्रा संस्मरण जैसी विभिन्न विधाओं में लिखा। प्रसिद्ध कृतियाँ: आवारा मसीहा, दर्पण का व्यक्ति, निशीथ और मेरी 33 कहानियाँ आदि। सम्मान: उनकी कृति सत्ता के आर पार के लिए उन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार और शलाका सम्मान से सम्मानित किया गया था। विचारधारा: उनकी रचनाओं में देशप्रेम, राष्ट्रवाद और सामाजिक विकास के मुख्य भाव देखने को मिलते हैं। एक मार्क प्रश्न उत्तर 1। मनीषी किससे नफरत करती है? उत्तर: अपनी माँ से। 2. मनीषी की माँ कितने समय से पत्र लिख रही थी? उत्तर: 3 महीने से। 3. मनीषी की माँ कहाँ रहती थी? उत्तर: उसी शहर में। 4. मनीषी की माँ ने उसे किस उम्र में छोड़ा था? उत्तर: 4 वर्ष की आयु में। 5. मनीषी के पिता का देहांत कब हुआ था? उत्तर: जब वह 2 वर्ष की थी। 6. मनीषी अपनी माँ को क्या मानती है? उत्तर: शत्रु। 7. मनीषी को लोग बचपन में क्या कहते थे? उत्तर: वेश्या की बेटी। 8. मनीषी की देखभाल कौन करता है? उत्तर: कमला, मौसी। 9. कमला मनीषी को क्या सलाह देती है? उत्तर: माँ का स्वागत करने की। 10. मनीषी अपने पति से क्या छिपाती है? उत्तर: माँ के आने की बात। 11. कमला मनीषी को क्या कहती है? उत्तर: स्वार्थी और कायर। 12. मनीषी कहाँ भाग जाना चाहती है? उत्तर: घर से दूर। 13. मंजू मनीषी की क्या लगती है? उत्तर: सखी। 14. बादल कौन है? उत्तर: मनीषी का पति। 15. मनीषी अपनी माँ से मिलने क्यों नहीं चाहती? उत्तर: क्योंकि वह उससे नफरत करती है। 16. डॉक्टर के अनुसार मनीषी की बीमारी का कारण क्या है? उत्तर: मानसिक असंतुलन और भय। 17. मनीषी अपनी माँ के आने पर क्या करना चाहती है? उत्तर: उसका अपमान करना और घर से निकालना। 18. अंत में मनीषी की माँ कौन निकलती है? उत्तर: कमला, मौसी। 19. यह सत्य किसने बताया कि कमला ही माँ है? उत्तर: डॉक्टर ने। 20. सच्चाई जानकर मनीषी कहाँ जाती है? उत्तर: माँ, कमला के पास। ससंदर्भ: मैं उससे मिलना नहीं चाहती। मैं उससे नफरत करती हूँ। जिसने मुझे माँ के सुख से वंचित किया, जिसने मुझे अभाव और अपमान में तड़पने को विवश किया, वह मेरी माँ होने का दावा कैसे कर सकती है? संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियाँ माँ नाटक से ली गई हैं, जिसमें मनीषी और कमला, मौसी, के बीच संवाद हो रहा है। इस प्रसंग में मनीषी अपनी माँ के प्रति घृणा और अपने मन के दर्द को व्यक्त कर रही है। व्याख्या: इन पंक्तियों में मनीषी अपनी माँ के प्रति गहरी घृणा व्यक्त करती है। वह कहती है कि उसकी माँ ने उसे बचपन में छोड़ दिया, जिससे वह माँ के स्नेह से वंचित रह गई। उसे जीवन में अभाव, अपमान और तिरस्कार सहना पड़ा। इसी कारण वह अपनी माँ को स्वीकार करने से इनकार करती है और उसे माँ कहने का अधिकार भी नहीं देती। स्पष्टीकरण: यह कथन मनीषी के आंतरिक मानसिक द्वंद्व को प्रकट करता है। उसके मन में बचपन की पीड़ा इतनी गहरी है कि वह अपनी माँ के प्रति केवल नफरत ही महसूस करती है। यहाँ यह भी स्पष्ट होता है कि उसके मानसिक रोग का मुख्य कारण उसका अतीत और सामाजिक अपमान है। उसकी प्रतिक्रिया भावनात्मक है, तर्कसंगत नहीं। विशेषण: इस अंश से मनीषी के निम्न गुण स्पष्ट होते हैं: पीड़ित, वुक, आक्रोशपूर्ण, असुरक्षित, मानसिक रूप से विचलित। 2. जो मेरे घर की मालकिन है वही तुम्हारी माँ है। जिसे अब तक मौसी कहती आई हो, वही तुम्हारी माँ है। संदर्भ: ये पंक्तियाँ उसी नाटक के उस भाग से ली गई हैं, जहाँ डॉक्टर सच्चाई प्रकट करता है कि जिसे मनीषी मौसी समझती थी, वही उसकी वास्तविक माँ है। व्याख्या: इन पंक्तियों में डॉक्टर मनीषी के सामने एक चौंकाने वाला सत्य प्रकट करता है कि कमला, जिसे वह अब तक मौसी समझती थी, वास्तव में उसकी माँ ही है। ये सुनकर मनीषी स्तब्ध रह जाती है और उसकी सारी धारणाएं टूट जाती हैं।
स्पष्टीकरण: यह नाटक का चरम बिंदु, क्लाइमैक्स, जहां सत्य सामने आता है। मनीषी जिस मां से नफरत करती थी, वही उसके सबसे करीब थी और उसे प्रेम व संरक्षण दे रही थी। इस खुलासे से मनीषी का मानसिक भ्रम टूट जाता है और उसके भीतर का द्वंद्व समाप्त होने लगता है। यह दर्शाता है कि सच्चाई चाहे कितनी भी छिपी हो, अंततः सामने आ ही जाती है। विशेषण: इस अंश से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं। कथानक का चरम बिंदु, सत्य का उद्घाटन, भावनात्मक तीव्रता, नाटकीयता, आत्मबोध का क्षण। मनीषी के मानसिक रोग के कारणों और उसके प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तर: नाटक में मनीषी एक मानसिक रोग से पीड़ित पात्र के रूप में प्रस्तुत की गई है। यद्यपि वह शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है, फिर भी उसके मन में भय, चिंता और असुरक्षा की भावना गहराई से बैठी हुई है। उसके रोग का मुख्य कारण उसका असंतुलित मानसिक दृष्टिकोण है, जिसे डॉक्टर तराजू के उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। मनीषी के मस्तिष्क का एक भाग नकारात्मक विचारों, भय और संदेह से भरा हुआ है, जबकि दूसरा भाग सकारात्मकता और संतुलन से खाली है। मनीषी के मानसिक रोग का प्रमुख कारण उसका अतीत है, विशेषकर उसकी मां के साथ उसके संबंध। वह अपनी मां से घृणा करती है और उसे अपने जीवन के दुखों का कारण मानती है। यह आंतरिक द्वंद्व उसके मन में गहरी असुरक्षा उत्पन्न करता है। उसे यह डर सताता रहता है कि कोई उसके पति बादल को उससे छीन लेगा। यह कल्पनात्मक भय इतना बढ़ जाता है कि वह वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर नहीं कर पाती। इस मानसिक स्थिति का उसके शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। वह बार बार घबराहट, बेचैनी और दौरे का अनुभव करती है। डॉक्टर के अनुसार अधिक सोचने और डरने के कारण स्नायु तंत्र प्रभावित होता है, जिससे शरीर में कंपन, दिल की धड़कन तेज होना, पेट दर्द और भूख न लगना जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मनीषी के व्यवहार में भी परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है। वह चिड़चिड़ी, भयभीत और अस्थिर हो जाती है। पहले वह हंसमुख और चंचल थी, लेकिन अब उसका स्वभाव बदल गया है। वह अपने पति से भी अपने मन की बात छिपाती है और अपने भीतर ही संघर्ष करती रहती है। डॉक्टर इस रोग का उपचार दवाइयों में नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन में देखते हैं। वे हंसी मजाक, घूमने फिरने और सकारात्मक सोच को इसका उपाय बताते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मानसिक स्वास्थ्य का संबंध केवल दवाइयों से नहीं, बल्कि जीवन शैली और सोच से भी है। निष्कर्ष: मनीषी का मानसिक रोग उसके भय, असुरक्षा और अतीत के कड़वे अनुभवों का परिणाम है। यह नाटक ये संदेश देता है कि मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। नाटक में पारिवारिक संबंधों और उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। उत्तर: इस नाटक में पारिवारिक संबंधों का गहरा और जटिल चित्रण किया गया है। विशेष रूप से मनीषी के जीवन में उसके पति, मौसी और मां के साथ संबंध उसके मानसिक और भावनात्मक जीवन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले मनीषी और उसके पति बादल के संबंध को देखें तो बादल एक समझदार, सहनशील और स्नेही पति है। वह मनीषी की स्थिति को समझने का प्रयास करता है और उसे सांत्वना देता है। वह उसे यह विश्वास दिलाता है कि उसकी इच्छा के बिना कोई भी उसे उससे अलग नहीं कर सकता। फिर भी मनीषी के मन में बैठा भय उसे इस प्रेम को पूरी तरह स्वीकार करने से रोकता है। दूसरा महत्वपूर्ण संबंध मनीषी और उसकी मौसी कमला के बीच है। कमला का मनीषी से कोई रक्त संबंध नहीं है, फिर भी वह उसे अत्यंत स्नेह और ममता देती है। वह उसके लिए त्याग करने को तैयार रहती है और उसकी हर समस्या में सहायता करती है। यह संबंध यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम केवल रिश्तों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि भावनाओं पर आधारित होता है। इसके विपरीत मनीषी और उसकी मां के बीच संबंध अत्यंत कटु और तनावपूर्ण है। मनीषी अपनी मां से घृणा करती है और उसे अपने दुखों का कारण मानती है। उसके अनुसार उसकी मां ने उसके जीवन को नष्ट किया है। यह नकारात्मक संबंध उसके मानसिक रोग का मुख्य कारण बन जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी मां उससे मिलने आ रही है, तो उसका भय और चिंता और बढ़ जाती है। मंजू, जो मनीषी की सखी है, उसे समझाने का प्रयास करती है कि उसे अपनी मौसी से सब कुछ सच बता देना चाहिए। वह यह भी बताती है कि प्यार और नफरत दोनों एक ही भाव के दो रूप हैं। मंजू का दृष्टिकोण व्यावहारिक और सकारात्मक है, जो मनीषी के सोच से विपरीत है। निष्कर्ष: नाटक यह स्पष्ट करता है कि पारिवारिक संबंध व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जहां प्रेम और सहयोग व्यक्ति को सशक्त बनाते हैं, वहीं कटुता और नफरत उसे कमजोर और असंतुलित बना देते हैं। यह नाटक हमें सिखाता है कि संबंधों में समझ,
सहानुभूति और संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। टिप्पणी बादल। नाटक में बादल एक महत्वपूर्ण और संतुलित चरित्र के रूप में सामने आता है। वह मनीषी का पति है और एक समझदार, सहनशील तथा संवेदनशील व्यक्ति है। उसके चरित्र में प्रेम, विश्वास और धैर्य की विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। बादल अपनी पत्नी मनीषी की मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास करता है। जब मनीषी भय और भ्रम से ग्रस्त रहती है, तब वह उसे डांटता नहीं, बल्कि प्यार और तर्क से समझाता है। वह उसे खुश रहने, हंसने और जीवन का आनंद लेने के लिए प्रेरित करता है। इससे उसके सकारात्मक और व्यावहारिक दृष्टिकोण का पता चलता है। बादल का एक महत्वपूर्ण गुण उसका विश्वास है। वह मनीषी पर शक नहीं करता, बल्कि उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी इच्छा के बिना कोई भी उसे उससे अलग नहीं कर सकता। यह उसके आदर्श पति होने का प्रमाण है। साथ ही वह परिस्थितियों को हल्के फुल्के मजाक में लेकर तनाव कम करने की कोशिश करता है, जिससे उसका हंसमुख स्वभाव भी उजागर होता है। जब मनीषी अपनी मां के बारे में डर और नफरत व्यक्त करती है, तब भी बादल धैर्य बनाए रखता है और उसे सच का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। अंत में जब सच्चाई सामने आती है, तब भी वह मनीषी के साथ खड़ा रहता है। निष्कर्ष। बादल एक आदर्श पति, सहायक साथी और समझदार व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उसका चरित्र ये संदेश देता है कि विश्वास, प्रेम और धैर्य से किसी भी मानसिक या पारिवारिक समस्या का समाधान संभव है। मनीषी। नाटक में मनीषी एक अत्यंत संवेदनशील और जटिल मनोवैज्ञानिक चरित्र है। उसका व्यक्तित्व उसके बचपन के दर्दनाक अनुभवों से गहराई से प्रभावित है। बचपन में मां द्वारा छोड़े जाने के कारण उसके मन में गहरा आघात, असुरक्षा और हीनता की भावना उत्पन्न हो गई है। मनीषी का सबसे प्रमुख गुण उसका भय और मानसिक द्वंद्व है। वह हर समय किसी अनहोनी की आशंका से ग्रस्त रहती है और ये सोचकर भयभीत हो जाती है कि उसकी मां उसके पति को उससे छीन लेगी। यह भय वास्तविक नहीं, बल्कि उसके मन की कल्पना है, जो उसे मानसिक रूप से अस्थिर बनाती है। उसके भीतर अपनी मां के प्रति तीव्र नफरत है, क्योंकि वह मानती है कि मां ने उसे त्याग दिया और उसे अपमान व अभाव का जीवन दिया। समाज द्वारा मिले तानों ने उसके मन में और भी कड़वाहट भर दी है। इसी कारण वह अपनी मां से मिलना भी नहीं चाहती। हालांकि मनीषी का चरित्र केवल नकारात्मक नहीं है, उसके भीतर प्रेम और अपनत्व की गहरी इच्छा भी है। वह अपने पति बादल से अत्यधिक प्रेम करती है और उसे खोने का डर ही उसकी सारी परेशानियों का मूल कारण है। नाटक के अंत में जब सच्चाई सामने आती है कि जिसकी वह नफरत करती रही वही उसकी मां मौसी, तब उसके भीतर का द्वंद्व टूट जाता है। वह भावनात्मक रूप से बदलती है और मां की ओर दौड़ पड़ती है। यह उसके आत्मिक परिवर्तन और सच्चाई को स्वीकार करने का संकेत है। निष्कर्ष। मनीषी का चरित्र मानव मन की जटिलताओं, अतीत के घावों और प्रेम की गहरी आकांक्षा को दर्शाता है। वह यह सिखाती है कि गलतफहमियां और भय हमें भीतर से तोड़ सकते हैं, लेकिन सत्य और प्रेम से जीवन में संतुलन वापस लाया जा सकता है। कमला, मौसी। नाटक में कमला एक अत्यंत सशक्त, संवेदनशील और उदार हृदय वाली स्त्री के रूप में प्रस्तुत होती है। वह मनीषी की मौसी के रूप में सामने आती है, परंतु उसके व्यवहार में सच्ची मां का प्रेम, त्याग और ममता स्पष्ट दिखाई देती है। कमला का सबसे प्रमुख गुण उसका निस्वार्थ प्रेम है। वह मनीषी की हर प्रकार से देखभाल करती है, उसकी बीमारी, मानसिक स्थिति और घरेलू सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है। वह बिना किसी स्वार्थ के मनीषी के जीवन को संवारने का प्रयास करती है, जिससे उसका महान और करुणामयी स्वभाव उजागर होता है। कमला एक समझदार और व्यावहारिक स्त्री भी है। वह मनीषी के मन में चल रहे भय और द्वंद्व को पहचान लेती है और उसे स्पष्ट रूप से समझाती है कि उसका रोग शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक है। वह मनीषी को उसके भ्रम और स्वार्थ से बाहर निकालने का प्रयास करती है और सच का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। उसका एक और महत्वपूर्ण गुण है साहस और स्पष्टवादिता। वह बिना झिझक मनीषी को कायर और स्वार्थी कहती है, क्योंकि वह चाहती है कि मनीषी अपने अंदर की कमजोरी को पहचाने और उससे बाहर निकले। यह उसकी कठोरता नहीं, बल्कि सच्चे मार्गदर्शन का संकेत है। नाटक के अंत में यह खुलासा होता है कि कमला ही मनीषी की वास्तविक मां है। यह सत्य उसके त्याग और महानता को और भी ऊंचा उठा देता है। उसने अपनी पहचान छिपाकर केवल अपनी बेटी के सुख के लिए जीवन बिताया। निष्कर्ष। कमला का चरित्र मातृत्व, त्याग, प्रेम और सहनशीलता का आदर्श उदाहरण है। वह यह संदेश देती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है
और माँ का हृदय हर परिस्थिति में अपने बच्चे के लिए समर्पित रहता है। मंजू डैश नाटक में मंजू एक चंचल, स्पष्टवादी और व्यावहारिक सोच वाली युवती के रूप में प्रस्तुत होती है। वह मनीषी की सखी है और उसके जीवन में एक मार्गदर्शक तथा संतुलन बनाने वाली भूमिका निभाती है। मंजू का सबसे प्रमुख गुण उसका स्पष्टवादिता और यथार्थवादी दृष्टिकोण है। वह मनीषी की तरह कल्पनाओं और भय में नहीं जीती, बल्कि हर बात को तर्क और वास्तविकता के आधार पर समझती है। जब मनीषी अपनी माँ के प्रति नफरत और डर व्यक्त करती है, तब मंजू उसे सच्चाई का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। उसका स्वभाव हंसमुख और व्यंग्यपूर्ण है। वह हल्के फुल्के मजाक और तानों के माध्यम से गंभीर परिस्थितियों को भी सहज बना देती है। अनाथनाथ जैसे शब्दों का प्रयोग उसकी बुद्धिमत्ता और हास्यबोध को दर्शाता है। इससे नाटक का वातावरण भी बोझिल नहीं होता। मंजू एक साहसी और व्यवहारिक मित्र भी है। वह मनीषी को भागने या डरने के बजाय समस्या का सामना करने की सलाह देती है। वह कहती है कि माँ को आने दो और सच का सामना करो। यह उसकी सकारात्मक सोच को दर्शाता है। हालांकि कभी कभी उसकी बातों में हल्की कठोरता और चुभन भी होती है, लेकिन उसका उद्देश्य मनीषी को मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। वह एक सच्ची मित्र की तरह मनीषी के हित में ही बात करती है। निष्कर्ष, मंजू का चरित्र एक बुद्धिमान, स्पष्टवादी और सहायक मित्र का प्रतीक है। वह ये संदेश देती है कि जीवन की समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करना ही सही मार्ग है, और सच्चा मित्र वही होता है जो हमें सच्चाई दिखाए। माँ मनीषी की माता डैश नाटक में मनीषी की माँ एक अत्यंत जटिल, मार्मिक और त्यागमयी चरित्र के रूप में उभरती है। प्रारंभ में वह मनीषी की दृष्टि में एक क्रूर, स्वार्थी और त्याग करने वाली स्त्री प्रतीत होती है, लेकिन अंत में उसका वास्तविक रूप सामने आने पर पाठक दर्शक की धारणा पूरी तरह बदल जाती है। माँ का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उसका त्याग और ममता है। पति की मृत्यु के बाद उसने कठिन परिस्थितियों का सामना किया। समाज और परिवार के दबाव के कारण वह अपनी छोटी बच्ची से अलग हो गई, परंतु उसके मन में ममता कभी समाप्त नहीं हुई। वह वर्षों बाद अपनी बेटी को खोजती है और उससे मिलने की इच्छा रखती है। यह उसकी गहरी मातृभावना को दर्शाता है। उसका चरित्र समाज की कठोरता और स्त्री की विवशता को भी उजागर करता है। वह सती साध्वी का ढोंग नहीं कर सकी, यानी उसने अपनी परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने का निर्णय लिया, जिसके कारण समाज ने उसे गलत ठहराया। यह उसके साहस और वास्तविकता को स्वीकार करने की क्षमता को दर्शाता है। माँ का एक और महत्वपूर्ण गुण है निस्वार्थ प्रेम। वह अपनी पहचान छिपाकर कमला, मौसी के रूप में मनीषी के पास रहती है और उसकी देखभाल करती है, बिना यह चाहे कि उसे पहचान या सम्मान मिले। जब उसे पता चलता है कि मनीषी उससे नफरत करती है, तो वह उससे मिलने भी नहीं जाती। यह उसके त्याग और संवेदनशीलता का सर्वोच्च रूप है। निष्कर्ष, मनीषी की माँ का चरित्र त्याग, ममता, सहनशीलता और स्त्री की मजबूरी का प्रतीक है। वह यह संदेश देती है कि परिस्थितियाँ व्यक्ति को कठोर निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती हैं, परंतु सच्चा मातृप्रेम कभी समाप्त नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।